हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एमडी बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम चर्चा कर रहे थे कल मनोचिकित्सा के प्रकारों की। मनोचिकित्सा क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और कल हमने शुरू किया हुआ था टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा के प्रकार, कि हम जब मानसिक रूप से अस्वस्थ कोई व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा तो उसको मनोचिकित्सा की जरूरत पड़ती है। तो मनोचिकित्सा कौन कौन से प्रकार की होती है जो पर्सन को मेंटली डिप्रेशन से और एंजाइटी को खत्म करने में सक्सेसफुल होती है। तो हमने कल दो प्रकारों की बात की थी। पहला प्रकार क्या था? व्यवहार चिकित्सा। व्यवहार चिकित्सा में हमने ये डिस्कस किया था, चिकित्सा क्या करता है, सबसे पहले व्यक्ति को ये समझने में मदद करता है कि उसके व्यवहार में अगर बदलाव आ जाता है तो किस तरह व्यवहार का बदलाव उसके पूर्ण जीवन में बदलाव ला देता है, उनकी भावनाओं में बदलाव ला देता है, उनकी थिंकिंग में बदलाव ला देता है। तो जो चिकित्सक होता है वो उसकी सोच को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है और उस व्यक्ति को जो जिसके व्यवहार में बदलाव आ गया है, कोई सिंपल सी उसको क्या हो गई है, डिप्रेशन हो गया है या किसी बात उसके दिमाग पे स्ट्रेस आ गया है, तो ये जो थेरेपी होती है, इस थेरेपी के माध्यम से व्यक्ति की सोच में पॉजिटिविटी लाई जाती है और उसको सामाजिक रूप से जोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल किया जाता है। मीन्स उसको समाज के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। तो क्या किया जाता है, थेरेपिस्ट सबसे पहले क्या करता है, तो ये वो देखता है कि उसके क्लाइंट का व्यवहार क्या है, उसका कौन सा व्यवहार गलत है, और उसके इस व्यवहार को देखते हुए, नेगेटिव व्यवहार को देखते हुए, जिस व्यवहार के कारण उसको डिप्रेशन हो गया है, उसके इस व्यवहार को पॉजिटिव अनुभवों में बदलने की कोशिश की जाती है। और इससे क्या होता है, ये चिकित्सा उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जिनकी भावात्मक परेशानी उसके व्यवहार के कारण होती है। तो ये पहली चिकित्सा है, व्यवहार चिकित्सा। सेकंड जो चिकित्सा है ये है संज्ञानात्मक चिकित्सा, और मैंने कल आप लोगों को ये बताया था, इसको संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है, CBT। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, C मीन्स कॉग्निटिव, B मीन्स बिहेवियर एंड T मीन्स थेरेपी। CBT ये इसकी थेरेपी है। और इस थेरेपी में क्या होता है, संज्ञानात्मक चिकित्सा के अनुसार हम कैसा महसूस करते हैं ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। ये मीन्स हमारी जैसी सोच होगी हम वैसा ही महसूस करते हैं। सुबह हम उठते हैं और हमारी जैसी सोच होगी और उसी सोच के हिसाब से हम अनुभव करने लगते हैं कि आज तो मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, आज तो लगता है कि मेरा दिन गलत जाएगा। तो वैसी ही हमारी सोच वैसी है तो हम महसूस भी वैसा करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, लोग ऐसे किसी भी विश्वास के चलते अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं जिसका कोई आधार ही ना हो, कि अवसाद का शिकार हो जाते हैं और ऐसा थॉट उसके दिमाग में आ जाता है जिस थॉट का कोई आधार ही नहीं होता, जैसा कि मैं किसी के काम का नहीं हूँ, मेरी वजह से सब गलत हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के आधारहीन विश्वास बदलने से व्यक्ति का घटनाओं को देखने का नजरिया बदलता है और इससे उसकी मानसिक स्थिति सही होती है। उसके बाद हमने बात की थी, संज्ञानात्मक चिकित्सा हमारी वर्तमान सोच और बातचीत के ढंग को देखती है। थेरेपिस्ट किसी घटना को देखने के अलग नजरिए के प्रति हमें प्रेरित करते हुए अपने क्लाइंट की फालतू विचारों को दूर करने की कोशिश करता है कि
दिमाग में फालतू विचार आते हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है, पीटीएसडी जैसी बीमारियों को ठीक कर सकती है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा में विचारों और व्यवहार दोनों को बदलने के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा और व्यवहार चिकित्सा दोनों का मिश्रण किया गया है। दोनों का कि इसमें विचारों का और व्यवहार दोनों को बदलने के लिए इस चिकित्सा का प्रयोग किया गया है, मिश्रण किया गया है, इसलिए इसको संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का नाम दिया जाता है। तो हमने ये बात की थी कि अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो सारी चीजें ही नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं, और अगर हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो सब चीजें ही हमें अच्छी नजर आने लग जाती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको कल थोड़ा अधूरा छोड़ दिया था, और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। जिस तरह एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है कि एक वाइफ रोज लंच के समय अपने हस्बैंड को फोन करती है। वो किसी ऑफिस में काम करते हैं और रोज ही लंच पर अपने हस्बैंड को फोन करती है कि लंच कर लिया, कैसा लगा खाना, कैसा लगा, जो भी है। और रोज उसका फोन उसका हस्बैंड रिसीव करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड ने उसके फोन को रिसीव नहीं किया। जैसे ही उसने लंच के समय रूटीन के हिसाब से उनको फोन किया, अपने हस्बैंड को फोन किया, तो उनका फोन लगा तो, पर उन्होंने फोन को उठाया नहीं। अब देखिए कि वाइफ ने फोन जब किया, फोन लगा नहीं, और फोन जब नहीं लगा तो उस वाइफ के दिमाग में ढेरों नेगेटिव विचार आने शुरू हो गए कि वो आज आज अब मेरे को पसंद नहीं करते, हो सकता है कोई उसको दूसरी मिल गई है, या उनकी सेक्रेटरी कोई नई आ गई है, वो बहुत सुंदर है, मेरी परवाह करनी उन्होंने बंद कर दी, और मेरा फोन भी वो नहीं उठाते हैं। तो इस तरह धीरे 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 उसकी सोच में नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई। अब देखिए कि फोन वो रोज उठाते हैं, एक दिन उन्होंने नहीं उठाया तो वो वाइफ की सोच नेगेटिव हो गई। नेगेटिव सोच आ गई तो उनको ये लगा कि मेरा हस्बैंड मेरे को चाहता नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरे को प्यार नहीं करता, मैंने फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो ये सोच नेगेटिव आती गई। और ये जो नेगेटिव सोच ने उसको स्ट्रेस में डाल दिया, डिप्रेशन में डाल दिया, और घर में आया, हस्बैंड उससे बातचीत नहीं करी। और फिर क्या है, जो ये नेगेटिव सोच है, उसने नेगेटिव सोच ने इमोशंस भी नेगेटिव कर दिए, इमोशंस नेगेटिव कर दिए, और बिहेवियर, जब इमोशंस हमारे नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है, हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाता है। हमें किसी भी चीज में, चाहे हस्बैंड ने लाख समझाने की कोशिश की कि मैंने तेरा फोन इसलिए रिसीव नहीं किया, पर नहीं, मेरी तो सोच ही नेगेटिव हो गई है। उस वाइफ की सोच ही नेगेटिव थी, वो कुछ समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। उसको तो ये लगता था कि मेरा हस्बैंड मेरे को प्यार ही नहीं करता, और वो मेरी परवाह ही नहीं करता। अब देखो कि नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव इमोशन से बिहेवियर भी उसका नेगेटिव हो गया, और पति का गुस्सा वो बच्चों के ऊपर उतारने लगी। और या बच्चों को आज उसने कहीं पार्क लेके जाना था या कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जाना था, आज गुस्से के कारण, स्ट्रेस के कारण उसने बच्चों की भी ये जो आउटिंग थी वो भी कैंसिल हो गई, वो लेके ही नहीं गई, बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया, बाहर के लोगों के साथ उसने बोलना पसंद नहीं किया और इरिटेट होना शुरू कर दिया। मींस सब कुछ नेगेटिविटी की तरफ आना शुरू हो गया। अब देखिए कि अब सिचुएशन क्या है कि कोई ऐसा पर्सन होगा, छोटी छोटी बात के लिए इरिटेट हो रहा है, तो उसके साथ बात करना कौन पसंद करेगा? कोई भी पसंद नहीं करेगा ना। अब देखो कि हम लोगों की सोच नेगेटिव है, हम छोटी छोटी बात के लिए मीन मेक निकाल रहे हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो गुस्सा उतार रहे हैं, दूसरों के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। तो ऐसे पर्सन के साथ कोई बात करना पसंद करेगा? नहीं करेगा ना। हम भी नहीं बात पसंद करते। और अब देखो कि सिचुएशन आगे से
फिर वही बात, सिचुएशन और बिगड़ती गई, फिर बिगड़ती गई और नहीं। अब पति ने समझाने की भी कोशिश की, मैं नहीं समझी और नहीं समझी, फिर नेगेटिव इमोशंस, पति ने भी एक साइड पे हो गया, उन्होंने भी मनाना बंद कर दिया, तो उनकी सोच में और नेगेटिविटी और नेगेटिविटी और नेगेटिविटी आती गई। अब जो लेडी एक हंसमुख लेडी थी, सभी के साथ हंस के बात करती थी, आज वो डिप्रेशन में चली गई है, किसी के साथ बात करना उसको पसंद नहीं, बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं, पहले बच्चों के साथ खेलती थी, बच्चों को प्यार करती थी, आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो बच्चों को मारना पीटना उसने शुरू कर दिया, बच्चों का ध्यान देना बंद कर दिया और पति का ध्यान रखना भी बंद कर दिया। तो उसकी सोच नेगेटिव हो गई ना कि पति मेरी परवाह नहीं करता तो मैं भी इनकी परवाह नहीं करती और बच्चे भी इन्हीं के ही हैं, यही बच्चों को संभालें। तो वो क्या बन गई, एक नेगेटिव लेडी बन गई। नेगेटिव लेडी की सोच नेगेटिव है, हर बात में नेगेटिविटी, हर बात में नेगेटिविटी। और ये जब वो पर्सन नेगेटिविटी वाला बन गया, वो लेडी जो वाइफ थी वो नेगेटिव लेडी बन गई। और ऐसी लेडी के साथ कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। हस्बैंड ने भी बात करना बंद कर दिया, क्योंकि वो उसकी बात को सुन ही नहीं रही, उसने भी साइड पे होना शुरू कर दिया। तो एक ऐसी लेडी जो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, आज वो लेडी क्या बन गई, एक डिप्रेशन वाली लेडी बन गई और नेगेटिव लेडी बन गई। और अब उसकी क्योंकि थिंकिंग नेगेटिव हो गई, आइसोलेशन में रहना उसने शुरू कर दिया, एकांकी रहना शुरू कर दिया, किसी से बात नहीं करती, किसी से ढंग से खाना नहीं बना रही, कुछ भी नहीं कर रही, तो एकांकी में रहना उसने शुरू कर दिया और उसको मीन्स डिप्रेशन, स्ट्रेस में आ गई, डिप्रेशन हो गया। अब देखो कि जब बच्चों ने भी अब बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया, बच्चों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी, पति ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी क्योंकि बात ही नहीं सुन रही। और फिर क्या हुआ, और डिप्रेशन हो गया। मेरे साथ तो सच्ची में ही यही बात है कि पति को तो कोई और मिल गई है, वो मेरे को प्यार ही नहीं करता, और बच्चे भी क्या है, वो भी मेरे साथ प्यार नहीं करते, वो भी मेरे साथ बात नहीं करते। तो स्ट्रेस में आ गई, डिप्रेशन में आ गई और ये सिचुएशन और भी क्रिटिकल होती गई। अब देखो कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, ये थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सक क्या करता है, तो उस पर्सन को, उस लेडी को चिकित्सक के पास लेके जाते हैं, और या फिर लेडी को खुद लगता है कि मेरे को चिकित्सक के पास जाना चाहिए, मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, तो वो लेडी मनोचिकित्सक के पास जाती है। तो चिकित्सक क्या करता है, विश्लेषण करता है, पूरी सिचुएशन का विश्लेषण करता है, उससे क्वेश्चनिंग की जाती है, आपको क्या लगता है, आपके पति के साथ क्या रिलेशन है, क्या बात हुई थी, तो आपका पति रोज फोन उठाता था, उस दिन नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, ये सारी चीजों के बारे में प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। और फिर उस लेडी को कहा जाता है कि जो आपकी सोच है उसको प्रूव करके दिखाओ, कि अगर आपको लगता है कि आपके पति ने आपका फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसको कोई दूसरी मिल गई है, वो आपको प्यार नहीं करता, तो अगर आपकी ये सोच है इसको प्रूव करो। और फिर क्या है, धीरे धीरे चिकित्सक उसकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में चेंज करना शुरू करता है कि उसकी जो पति ने उसका फोन नहीं उठाया, तो चिकित्सक उसकी सोच को, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव इस तरह बनाता है कि हो सकता है कि काम का उस दिन प्रेशर हो, काम का बहुत प्रेशर हो, काम के प्रेशर के कारण वो आपका फोन पिक नहीं कर पाए हो, या फिर बॉस के साथ उनका झगड़ा हो गया हो, बॉस ने उसको डांटा हो और डांटने के कारण वो थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में था, उनको खुद डिप्रेशन था, इस कारण वो फोन नहीं उठा रहा, काम का बहुत ज्यादा था। और फिर क्या हुआ कि स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस है, काम के स्ट्रेस के कारण काम इतना बड़ा है, काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो इस कारण शायद आपका फोन ना उठाया हो। तो धीरे धीरे इन बातों से
उनकी नेगेटिव सोच को जब पॉजिटिव इस थेरेपी के माध्यम से किया जाता है, तो अब जो एंग्री वाले जो इमोशंस थे, वो एंग्री वाले इमोशंस लव में चेंज होने शुरू हो जाते हैं। लव में अब उसको वाक्य ही लगना शुरू हो जाता है कि हो सकता है कि ऐसा ही हो। पति पे काम का स्ट्रेस हो सकता है, बॉस ने उसको डांटा होगा, मेरे को अपने गुस्सा उतारने के बजाय मेरे को पूछना चाहिए कि आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तो ये जो एंग्री इमोशंस थे, इस थेरेपी के कारण वो किस में बदलने शुरू हो गए, लव में बदलने शुरू हो गए, प्यार में बदलने शुरू हो गए, और उसका बिहेवियर चेंज हो गया। और यही क्या है, संज्ञानात्मक बिहेवियर व्यवहार चिकित्सा है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इस थेरेपी के माध्यम से हम डिप्रेशन को, पर्सन के डिप्रेशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसकी सोच को, जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। अब थर्ड जो थेरेपी है वो है अंतरव्यक्तिक चिकित्सा। अंतरव्यक्ति, इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी ये जो है, यह दृष्टिकोण अंतरव्यक्तिक संबंधों पर ध्यान देता है। जो हमारे अंतरव्यक्तिक, जो हमारे पर्सनल रिलेशन है, उन रिलेशंस के ऊपर ध्यान देता है। अब देखिए कि उदाहरण के लिए अवसाद का कारण लोगों के आपस के संबंध भी हो सकते हैं, कि हमारे मन में अवसाद है, कोई चिंता है हमारे मन में, हम एंजाइटी का शिकार है। हाँ, इतनी एंजाइटी हो गई है मेरे को कि मैं कुछ भी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ, अवसाद में आ गया हूँ, और उस अवसाद के कारण मैं, मेरा व्यवहार जो है वो गलत होता जा रहा है। बातचीत के ढंग में सुधार करने की कला सिखाकर अवसाद को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए कि बातचीत का ढंग, जो उसका बातचीत करने का ढंग है ना, उसमें सुधार करने की कला, कि कैसे बात करनी है। आप दूसरों के साथ संबंध अच्छा बनाना चाहते हो, और वो आपके साथ अच्छा संबंध बनाना तो चाहते हैं, पर आपका बात करने का ढंग ही अच्छा नहीं है, आप अच्छी तरह उनके साथ बोलते ही नहीं हो, तो आपको अपने बातचीत करने के ढंग में सुधार करना चाहिए। तो ये थेरेपी क्या करती है, ये जो चिकित्सा है, बातचीत के ढंग में सुधार करने की कला सिखाती है, और सिखाकर अवसाद को नियंत्रित करती है। कि जब हम, जो हमारी जो रिलेशन है, उन रिलेशन वाले लोगों के साथ हम बातचीत अच्छे ढंग से करना शुरू कर देते हैं, खुश होके बात करते हैं, हंसी में बात करते हैं, उनको देखकर या हमारे घर में आ जाते हैं तो हम मुंह बना लेते हैं, तो डेफिनेटली वो भी हमारे साथ अच्छे संबंध नहीं रखेगा। तो हमें ये जो थेरेपी क्या करती है, बातचीत के ढंग में सुधार करने की कला को सिखाकर अवसाद को नियंत्रित करती है। हमारे अंदर जो अवसाद आ जाता है, चिंता आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, उनको वो खत्म करने की कोशिश करती है, नियंत्रित करने की कोशिश करती है। अब देखिए कि सबसे पहले थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट संबंधित भावनाओं और ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, इसका पता लगाने में क्लाइंट की मदद करता है। सबसे पहले जो थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट क्या करता है कि जो भावनाएं हैं, जो मनोरोगी के दिमाग में भावनाएं आ रही हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, और इनका पता लगाया जाता है। पता लगाने में दोनों ही काम करते हैं, क्लाइंट भी काम कर रहा है और मनोचिकित्सक, दोनों ही उन भावनाओं को खोजने की, ये भावनाओं का प्लेस कहाँ से है, ये भावनाएं कहाँ से आई हैं, उत्पन्न कहाँ से हुई हैं, उस जगह को और उन भावनाओं के उत्पन्न होने के स्थान का को खोजा जाता है। क्लाइंट और मनोचिकित्सक दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद वे क्लाइंट को
अपनी भावनाओं को सही तरीके से जाहिर करना सिखाते हैं। अब देखिए कि फिर जब पता चलता है कि भावनाएं कहाँ से आई, तो जब ये पता चल जाता है तो तब मनोचिकित्सक क्या करता है, थेरेपिस्ट क्या करता है कि क्लाइंट को अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से जाहिर करना सिखाते हैं कि आपकी जो फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को आप सही तरीके से दूसरों के सामने जाहिर कीजिए। और अगर आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से दूसरों पर जाहिर करते हो तो डेफिनेटली आपके जो रिलेशन है वो आपके संबंध डेफिनेटली सुधरेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नजरअंदाज किए जाने पर गुस्से में आ जाता है तो उससे उसके प्रिय लोगों में नकारात्मक संकेत आते हैं। अब देखिए कि अगर कोई व्यक्ति यदि नजरअंदाज किए जाने पर गुस्से में आ जाता है तो उससे उसके प्रिय लोगों में नकारात्मक संकेत आने शुरू हो जाते हैं। अब देखो कि कोई व्यक्ति हमें नजरअंदाज करता है तो या हम किसी को नजरअंदाज करते हैं तो हमें गुस्सा आता है, तो दूसरे लोगों के प्रति हमारे विचार भी कैसे हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है उस पर्सन के प्रति, है ना। तो उस पर्सन के प्रति हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है। तो चिंता और पीड़ा को शांति से सहन करना सीखने से सामने वाले द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के सहयोग बढ़ जाते हैं। अब देखो कि चिंता किसको नहीं होती, सभी को चिंता होती है, सभी को पीड़ा होती है। और देखो कि चिंता हर एक को है, पीड़ा हर एक को है, और इस पीड़ा और चिंता का रूप चेंज हो जाता है। चिंता और पीड़ा को शांति से सहन करना सीखने से सामने वाले द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के संयोग बढ़ जाते हैं। अब देखो कि अगर हमें चिंता है, हमें पीड़ा है, हम लोगों के सामने ये बात बोलते जाएं कि मेरे को तो ये चिंता है, मेरे को तो ये पीड़ा है, मैं तो हमेशा ही बीमार रहता हूँ, मैं तो हमेशा ही चिंता में रहता हूँ। तो जो सामने वाले के बार बार अगर हम ये बात कहते जाते हैं तो सामने वाला भी हमारे से बात करने से हिचकिचाना शुरू कर देता है कि इससे के तो सामने हम बात करेंगे या हम आएंगे तो इसने तो अपना ही रोना रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ क्या कहा गया है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो रिलेशन है वो खराब होते हैं। तो यहाँ ये बात की गई है कि चिंता और पीड़ा को शांति से सहन करना जब हम सीख जाते हैं तो सामने वाले द्वारा भी हमारी सामने वालों की प्रतिक्रिया भी हमारे प्रति क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। उनको ये लगता है कि ये बातचीत करने का ढंग इनका बहुत अच्छा है और ये अपनी पीड़ा बार बार, अपने दुख बार बार दूसरों के सामने जाहिर नहीं करते, शांति से सहन करने वाले हैं। तो दूसरों का हमारे प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। इस थेरेपी से क्लाइंट अंतर व्यक्तिक परेशानियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को सुधारना और समझना सीख जाता है। इस थेरेपी के द्वारा जो क्लाइंट होता है, जो अंतर व्यक्तिक परेशानियां होती है ना, उन परेशानियों के प्रति दृष्टिकोण को सुधारना कि जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को शांति से सहन करना, धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परेशानी आई है तो डेफिनेटली ये दिन आ गए हैं तो डेफिनेटली ये परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो धैर्य हम करते हैं, धैर्य रखते हैं, अपने दृष्टिकोण को सुधारते हैं। और अगर हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव होता है तो हमारी सोच भी नेगेटिव की में जाती है और हम डिप्रेशन में ही रह जाते हैं। तो ये अंतर व्यक्तिक थेरेपी में क्लाइंट को मनोचिकित्सक समझाता है कि अपने दृष्टिकोण को सुधारो, उनके दृष्टिकोण में सुधार किया जाता है, परेशानियों, चिंता और पीड़ा को शांति से सहन करना सिखाया जाता है। और इस थेरेपी से जो पर्सन
डिप्रेशन में है, इस थेरेपी के माध्यम से उसके दृष्टिकोण सुधर जाता है, परेशानियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को वो सुधारना और समझना सीख जाता है और उनका अच्छी तरह से प्रबंधन करना भी सीख जाता है। परेशानियों में उलझता नहीं है, परेशानी आई, चिंता आई, पीड़ा आई और उनको मैनेज करना वो सीख जाता है। परेशानियों से अगर हम परेशान होके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो हम प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो इस थेरेपी के माध्यम से उस पर्सन को, क्लाइंट को प्रबंधन करना आ जाता है कि चिंता, परेशानियों और पीड़ा का मैंने प्रबंधन कैसे करना है। तो जब उसको प्रबंधन करना आ जाता है, मैनेज करना आ जाता है, तो डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, डिप्रेशन उसका खत्म हो जाता है, तनाव उसका खत्म हो जाता है, स्ट्रेस उसका खत्म हो जाता है और वो एक मानसिक रूप से स्वस्थ प्राणी बन जाता है। तो आज हमने जो अंतरव्यक्तिक थेरेपी के से पहले हमने जो संज्ञानात्मक चिकित्सा थी, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया। तो हमारी 3 थेरेपीज हो गई हैं। पहली तो व्यवहार चिकित्सा, सेकंड संज्ञानात्मक चिकित्सा एंड थर्ड इज अंतरव्यक्तिक चिकित्सा। अब कुछ और थेरेपीज रह गई हैं, वो थेरेपीज हम कल करेंगे और कल हम ये टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।